आज के इस विश्लेषण में हम नरसिंहपुर रोड की उस खौफनाक अर्बन लेजेंड के पीछे के मनोविज्ञान और कहानी की संरचना को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराती नहीं है बल्कि सीधे इंसान के दिमाग से खेलती है। इस मिथक की बनावट इतनी सटीक है कि ये किसी मास्टर क्लास से कम नहीं लगती। तो चलिए बिना किसी देरी के घटनाओं के इस खौफनाक सिलसिले और इसके गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझना शुरू करते हैं। चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। भैया मुझे घर जाना है, सुनने में कितना मासूम लगता है ना? लेकिन कहानी में ये कोई साधारण डायलॉग नहीं है। ये शिकार को फंसाने का एक अचूक मनोवैज्ञानिक जाल है। जरा रात के सन्नाटे में एक मासूम बच्चे की मदद मांगती हुई आवाज की कल्पना कीजिए। ये मासूमियत का इस्तेमाल एक चारे की तरह करता है ताकि इंसान अपनी सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया दे, यानी किसी पुकार पर पीछे मुड़कर देखना। और यहीं वो अपनी सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर बैठता है। आवाज सुनकर जो भी मुड़ा, समझो उसका खेल वहीं खत्म। भाग 1, किंवदंती की रूपरेखा, यानी इस 1.5 फुटिया का रहस्य। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये इकाई इतनी भयानक क्यों है। शकीला आपा की बताई गई कहानियों के अनुसार ये केवल 1.5 फुट का एक अधूरा अधमरा जिन बच्चा है। आधा जला हुआ चेहरा और बिना पुतली वाली पूरी तरह से काली आंखें। लेकिन इसकी ताकत किसी भी आम इंसान से 100 गुना ज्यादा है। एक छोटे से विकृत शरीर और इतनी असीमित शारीरिक ताकत का ये अजीब सा मेल ही इस मिथक को इतना खौफनाक बनाता है। भाग 2, मनोवैज्ञानिक खौफ, जहां फोकस शारीरिक खतरे से हटकर दिमागी खेल पर आ जाता है। यहाँ हम शारीरिक खतरे और मनोवैज्ञानिक खौफ के बीच का असली अंतर देख सकते हैं। एक तरफ 100 गुना ज्यादा ताकत और उछलकर सीने पर होने वाला हिंसक हमला है, जो जाहिर है जानलेवा है। लेकिन असली खौफ दूसरी तरफ है, परछाई को खा जाना। परछाई का छिन जाना कोई आम डरावनी घटना नहीं है। ये असल में शिकार की अपनी पहचान, उसके वजूद के धीरे धीरे अंदर से खत्म होने का प्रतीक है। यही वो मनोवैज्ञानिक पहलू है जो इस कहानी को बहुत ज्यादा गहरा बना देता है। जरा राघव के इस सफर को देखिए, कैसे एक इंसान धीरे धीरे इस इकाई का नया घर बन जाता है। रात 2 बजे वो पहली मुठभेड़ और परछाई का गायब होना। फिर अगले दिन आईने में खुद की ही परछाई का अलग होकर घूरना। तीसरे दिन फोन कॉल पर उन भारी सांसों को महसूस करना। और अंत में शरीर से पुरानी कब्र जैसी बदबू आना और अंगों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। ये पजेशन या वशीकरण की प्रक्रिया रोंगटे खड़े कर देने वाली है। भाग 3, मिथक के पीछे का लालच, अलौकिक खौफ के पीछे छिपी इंसानी साजिश। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इतना बड़ा खौफ किसी रहस्यमयी श्राप से नहीं बल्कि आम इंसानी लालच से शुरू हुआ। एक भ्रष्ट बिल्डर और एक तांत्रिक का लालच, जिनको बुलाना, निवासियों में दहशत फैलाना, उन्हें कॉलोनी से भगाना और फिर करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद लेना। ये साफ दिखाता है कि इस पूरी त्रासदी की जड़ में कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसान ही था। भाग 4, राघव के चरित्र में बदलाव, एक जर्नलिस्ट का पूरी तरह से टूट जाना। राघव की शुरुआत बिल्कुल एक आम तार्किक इंसान की तरह होती है, जिसका भरोसा पुलिस स्टेशन, सीसीटीवी फुटेज और लॉजिक पर था। लेकिन अंत तक आते आते उसकी ये तार्किक सोच प्राचीन मान्यताओं, लोहे की जंजीरों और आग पर टिक जाती है। जो इंसान सांसारिक कातिलों को ढूंढने निकला था, वो अंधविश्वास को मानकर अपनी ही रूह को बचाने की जंग लड़ने लगता है। ये एक बहुत ही ट्रैजिक यानी दुखद चरित्र परिवर्तन है। और ये वो टूटने का बिंदु है, वो ब्रेकिंग पॉइंट जहां राघव मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह हार मान लेता है।
आईने पर मुक्का मारना और शीशे के टुकड़ों में खुद की शक्ल के बजाय उस 1.5 फुटिया का चेहरा नजर आना। ये कोई साधारण दृश्य नहीं है। खून का ना निकलना और पराया चेहरा दिखना इस बात का अंतिम प्रमाण था कि राघव अब केवल एक खोखला बर्तन बनकर रह गया है। उसकी खुद की कोई पहचान नहीं बची। भाग 5 अंतिम महासंग्राम। शहर के बाहर उस बंद पड़े लेदर फैक्ट्री का वो खौफनाक क्लाइमैक्स। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये लड़ाई पूरी तरह से अराजक थी। जो जिन गुलाम के रूप में बुलाया गया था वो बागी हो जाता है और खुद उस तांत्रिक का ही गला घोंट देता है। दूसरी तरफ राघव के शरीर के अंदर उसकी अपनी बची हुई चेतना और उस जिन के बीच एक महायुद्ध चल रहा है। खुले तेजाब के टैंक, बलि वाले अग्निकुंड और भारी लोहे की जंजीरों के बीच राघव अपने ही शरीर पर वापस कंट्रोल पाने की आखिरी जंग लड़ रहा था। यदि ये शरीर तुम्हारा घर है और यही तुम्हारा ठिकाना है तो मैं इस ठिकाने को ही बर्बाद कर दूंगा। राघव का ये डायलॉग उसके चरम बलिदान को परिभाषित करता है। किंवदंतियों के अनुसार जिन बिना धुएं की आग से पैदा होते हैं और लोहे से डरते हैं। राघव को समझ आ चुका था कि इस इकाई को फंसाने का बस एक ही तरीका है, खुद अपने ही शरीर को नष्ट करना। लोहे की जंजीर से खुद को बांधकर अग्निकुंड में कूद जाना ये साबित करता है कि कभी-कभी बुराई को हराने की कीमत खुद का अस्तित्व मिटाना होता है। भाग 6 मंडराता हुआ खतरा। कहानी का वो पहलू जो कभी खत्म नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आकार लेता है। पुलिस और आधिकारिक फाइलों में तो ये सिर्फ एक जानलेवा गैस रिसाव का हादसा बन के रह गया, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। उसी कॉलोनी में जब एक नया गार्ड मुड़कर देखता है तो सड़क खाली होती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज दिखाती है कि गार्ड के ठीक पीछे वही 1.5 फुट की परछाई हाथ हिला रही है। धरती के विलेन और हमारा हीरो दोनों मारे गए, लेकिन वो अलौकिक इकाई अब पूरी तरह आजाद हो चुकी थी। और यहीं पर यह विश्लेषण हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। लालची बिल्डर, साजिश रचने वाला तांत्रिक और खुद को कुर्बान करने वाला तार्किक पत्रकार सब राख हो गए, लेकिन डर का वो पुतला बच गया। आखिर ये अर्बन लेजेंड्स, ये शहरी किंवदंतियां उन लोगों से ज्यादा समय तक कैसे जिंदा रहती हैं जो इन्हें मिटाने की कोशिश करते हैं? क्या खौफ कभी सच में मरता है? शायद नहीं। बस उम्मीद यही है कि अगली बार जब कोई पीछे से आवाज दे तो मुड़कर देखने की गलती ना की जाए।